नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का जीके बाय अंकित शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज हम आरक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। आरक्षण की जो नीति है, उसका मुद्दा क्यों उठता है, क्यों उसके ऊपर जो है आलोचक जो उसकी आलोचना करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या बयान रहता है, उन चीजों की हम जो है आज जो है व्याख्या जो है करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आरक्षण। देखिए, आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी जो है ना, एक बार इस इतिहास देख लेते हैं, कहां से इसका जो बैकग्राउंड जो है कहां से रहा है। देखो, जो आरक्षण जो है ना, आरक्षण, ये सबसे पहले यदि इसकी बात की जाए तो, यदि मैं आजादी से बहुत समय पहले की बात करता हूं, तो जो देसी रियासतें थी, उनमें जो पिछड़ा वर्ग था, जो पिछड़ा जो वर्ग था, उनके लिए विशेष आधार पर जो है आरक्षण की जो है शुरुआत की गई थी। इसकी जो बेसिकली जो है महाराष्ट्र के कोल्हापुर, एक जगह का नाम है, वहां पर कोल्हापुर, वहां के जो महाराज है, महाराज छत्रपति साहू जी महाराज जो हैं, महाराज साहू जी, इनका पूरा नाम छत्रपति साहू जी है। इन्होंने 1902 में, 1902 के अंदर जो है पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, जो गरीब वर्ग है उनको ऊपर लाने के लिए, उनका जो है कल्याण करने के लिए सबसे पहले जो आरक्षण की शुरुआत की गई थी। यदि आप चेक करेंगे तो आरक्षण का जो विशेष जनक जो है ना, वो भी महाराज छत्रपति साहू जी को जो है वो माना जाता है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो जाति व्यवस्था रही बहुत समय पहले, अस्पृश्यता रही जो है, तो ये जाति व्यवस्था जो है ना, ये जो जाति व्यवस्था नामक जो सामाजिक वर्गीकरण जो है इनके आधार पर किया गया, ये सदियों से चला आ रहा है। और इनके अभ्यास के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भारत जो है अनेक अंतर्विवाह समूह समूह जानते हैं आप, जातीय व्यवस्था जानते हैं, उपजातियां जानते हैं, इनमें विभाजित है। हम जब आरक्षण की जो नीति देखते हैं, इनमें बहुत सारे जो समर्थक जो है इनके, उनका मानना है कि जो परंपरागत रूप से जो ये चीजें चली आ रही है, चाहे जातीय व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे किन्हीं भी चीजों को लेकर के हो, इनमें जो है ये जो जाति व्यवस्था चली आ रही है, निचली जातियों के लिए है ना, एक तरीके से घोर जो है अपराध है, या उन तरीके से उनका उत्पीड़न है, उनका अलगाव है इस चीज को लेकर के। क्योंकि वो अपने का विकास करने के लिए, वो अपने को अपने स्तर तक उन तक लाने के लिए जो कुछ नहीं कर पाते। तो ये जो है समर्थकों का मानना है कि जो पिछड़े जो वर्ग हैं, जो पिछड़े जो जाति हैं, उनके लिए जो है आरक्षण जो है बहुत ही जरूरी है। लेकिन आलोचकों का इस पर बहुत सारी अलग अलग चीजों का मानना है, उस पर भी देखेंगे कि आलोचक जो है इसकी क्यों आलोचनाएं करते हैं, उनके पर भी देखेंगे। जो मनुस्मृति जो है, हमारी जो प्राचीन जो ग्रंथ है, उनके अनुसार यदि मैं बात करूं, तो वो जो है ना, इस जो जाति को तरीके से, एक तरीके से जाति जो है ना, उसको वर्णाश्रम मानते हैं। वो मानते हैं कि जो जाति जो है ना, वो एक तरीके से वर्णाश्रम धर्म है, जिसका मतलब होता है कि जो वर्ग है, या फिर जो आजीविका के अनुसार जो है पदों का जो है किया जाना चाहिए, आजीविका के अनुसार पदों का दिया जाना, कि भाई जिसकी जो जीवन जीने की जो तरीका है, आजीवन जो है, उसके अनुसार अलग अलग पदों का दिया जाना जो है, जाति व्यवस्था जो है वो एक तरीके से करते हैं, वो भी एक वर्णाश्रम धर्म ही है, ये उनका मानना है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इनको लेकर के बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है शुरुआत की गई। हम बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में इसको लेकर के जानते हैं, करके बहुत सारी अलग अलग चीजों की नियुक्तियां की गई। जैसे मैं बात करूं तो 1882 में जो हट्टर आयोग है उसकी नियुक्ति की गई। फिर आप जानते हैं कि 1901 के अंदर साहू जो महाराज, जो कि इसने मैंने अभी बताया, इन्होंने जो है आरक्षण की नीति को शुरू किया। 1909 के अंदर, 1909 के अंदर भारत सरकार जो है, उन्होंने एक अधिनियम जो है आरक्षण को लेकर के प्रावधान दिया गया। फिर 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो है एक तरीके से उनके सुधारकों के लेकर के बात हुई। 1919 में भारत सरकार के एक अधिनियम फिर से प्रावधान के रूप में आए। 1921 में, 1935 में, 1942 में, इस तरीके से लेकर के ये जो चीजें जो है इनके लेकर के आरक्षण को लेकर चली गई। अब देखते हम कि आरक्षण को लेकर के ये अलग अलग प्रावधान दिए जा रहे हैं, अलग अलग लोग कह रहे हैं कि आरक्षण को जो है लेकर के चला जाना चाहिए। इस सबसे पहले हम बात करते हैं आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, क्या मुद्दा है आखिरकार आरक्षण आरक्षण का। देखो, यदि मैं आरक्षण के मुद्दे की बात करूं ना, तो आप जानते हैं जब संविधान लागू हुआ, उस समय से ही जो
SC ST वर्ग जो SC ST वर्ग है उनके लिए जाति आधारित आरक्षण जो है वो प्रदान दिया गया था जाति आधारित आरक्षण। देखो आरक्षण विशेष रूप से जो है ना वो जाति आधारित आरक्षण या आर्थिक रूप से ही जो है वो बात की जाती है। तो जाति आधारित आरक्षण दिया गया, इस पर है ना किसी प्रकार का किसी का कोई विवाद नहीं था कि जाति आधारित आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, इस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। लेकिन जब ओबीसी जो वर्ग है उसको लेकर के जाति आधारित आरक्षण प्रदान किया गया, तब से ये चर्चा और परिचर्चा का विषय जो बन गया है। ऐसा क्यों? देखो, क्या जाति आधारित आरक्षण उचित है या नहीं है? भारत का जो संविधान जो है, इसका जो अनुच्छेद है 340, आप जानते हैं जो भारत का संविधान, इसका जो आर्टिकल नंबर 340 है, अनुच्छेद जो 340 है, इसके तहत प्रावधान किया गया है जो राष्ट्रपति जो है ना वो ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए एक जो आयोग का गठन कर सकते हैं। इस बात का जो है बात की गई है। तो 40 कहता है कि राष्ट्रपति जी जो है वो एक आयोग का गठन कर सकते हैं ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नेहरू जी के जो कार्यकाल में एक आयोग का गठन किया गया, जिसको आप जानते भी हैं कालेलकर आयोग कहा जाता है। कालेलकर आयोग का गठन किया गया 1953 के अंदर नेहरू जी के कार्यकाल में। और इसकी अनुशंसाओं पर ही क्या हुआ, जब 1953 के अंदर कालेलकर आयोग का गठन किया गया, क्योंकि आर्टिकल 340 कहता है कि जो ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए राष्ट्रपति जी जो हैं वो किसी भी आयोग का गठन कर सकते हैं। तो इसी नेहरू जी के कार्यकाल में जो है 1953 के अंदर एक कालेलकर आयोग का गठन जो है वो किया गया, और इनकी अनुशंसाओं पर ही सरकार ने कार्यवाही नहीं की। लेकिन इसके बाद जो आगे चलकर मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, उन्होंने अपने कार्यकाल में बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया 1979 में। कब किया गया? 1979 के अंदर एक बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया। जब 1979 के अंदर बीपी मंडल आयोग का गठन जब किया गया, तो मंडल आयोग की सिफारिश को जो है ना वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब सरकार बनती है दोस्तों, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसकी जब सरकार बनती है, तो इन्होंने जो है आगे प्रताप सिंह की सरकार ने 1990 में इसको जो है लागू करने की जो है बात की, और इन्होंने लागू करते हुए ओबीसी जो वर्ग है इन्होंने इसको लागू किया, और इन्होंने लागू करते हुए ओबीसी वर्ग है इसको 27% आरक्षण देने की जो है बात की गई, कि हम जो है इनको 27% जो है रिजर्वेशन की बात करते हैं। और फिर से देख लो, जो है अनुच्छेद 340 कहता है कि जो राष्ट्रपति जी जो हैं वो ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए किसी आयोग का गठन कर सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नेहरू जी के कार्यकाल में सबसे पहले कालेलकर आयोग का गठन किया जाता है 1953 के अंदर। लेकिन इनकी जो आगे चलकर इनने अनुशंसाओं पर कार्य ये नहीं की जाती है, उसके बाद जो है आपको पता ही बीपी मंडल आयोग का गठन किया जाता है 1979 के अंदर, और फिर इसके बाद जो है इसको जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मोरारजी देसाई सरकार के कार्यकाल में हुआ, और फिर आगे चल करके जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने इसको लागू किया, और न केवल लागू किया बल्कि जो ओबीसी वर्ग है उनके कल्याण के लिए जो है 27% जो आरक्षण जो है वो फिक्स किया गया। ठीक है, ये सब हो गया। 1991 के अंदर क्या होता है, 1991 के अंदर क्या होता है, जब पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार बनते है, तो जब पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार बनती है ना, तो उनकी सरकार ने क्या किया, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, जिसको हम आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग, जिसको हम ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसको कहा जाता है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनको 10% आरक्षण और दे दिया गया, कि इनको भी जो है 10% जो है रिजर्वेशन की बात की जाती है। फिर से देख लो एक बार, जो बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया था मोरारजी देसाई की सरकार ने, उसको लागू विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने किया 1990 में, और उसको लागू करते हुए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया गया। 1991 के अंदर जब पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार बनती है, तो उन्होंने जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए जो है 10% आरक्षण और दे दिया गया, और इसके लिए विरुद्ध जो है सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, और आरक्षण के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जो विचार उसको स्पष्ट किया गया। अब देखो,
हुआ क्या दोस्तों, एक केस है, आप जानते भी हैं, इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस 1992 का है, 16 नवंबर 1992, 16 नवंबर 1992 का है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जो आरक्षण की जो विषय वस्तु, जो विचार जो व्यक्त किए थे, उन पर जो है उन्होंने कहा कि आरक्षण जो है ना, वो समता का जो अधिकार है, जो आर्टिकल 14 कहता है कि समता का जो अधिकार है, उसके विरुद्ध नहीं है। ये बात करता ही नहीं है कि जो आरक्षण जो है वो किसी के जो है समानता का अधिकार जो है उसके विरुद्ध है, ये करता ही नहीं है। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। देखो, संविधान में जो है ना, वो वितरण मूलक न्याय की बात की गई है। किसकी बात की गई है? वितरण मूलक न्याय, वितरण मूलक न्याय, वितरण मूलक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसको अवधारणा को, इसमें अवधारणा जो है अंतर्निहित है, और इसमें जो है आनुपातिक समता की बात की जाती है। देखो, जब आप आनुपातिक समता, जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, जब 12 से 35 आपको पढ़ाया जाता है, जो संविधान का पार्ट 3 कहता है, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स, जब उस आर्टिकल 14 टू 18 जब पढ़ाया जाता है, उसके अंदर ये चीजें बताई जाती है समता के अधिकार में, कि आनुपातिक समता। देखो समता, देखो इक्वेलिटी जो है ना, समता जो है, और एक बात और याद रखना, समता जो है वो एक तरीके से दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है पूर्ण समता, एक होती है आनुपातिक समता, जिसकी बात यहां पे, आनुपातिक समता, कंप्लीट इक्वेलिटी एंड प्रोपोर्शनल इक्वेलिटी। तो आनुपातिक समता और पूर्ण समता। पूर्ण समता क्या होती है? यानी कि सबको समान अवसर मिले, पूर्ण समता है। और आनुपातिक समता का मतलब होता है कि भेदभावकारी सरकार, यानी कि देखो, सकारात्मक भेदभावकारी होना चाहिए। ऐसा कोई भेदभावकारी नहीं कि किसी को जो है, किसी की मौलिक अधिकारों के विरुद्ध ऐसा कुछ किया जाए, ना कि, बल्कि एक ऐसी भेदभावकारी नीति जो कि सकारात्मक हो। ठीक है, उसको बोलते हैं आनुपातिक समता। ठीक है, एक पूर्ण समता, यानी कि सबके लिए समान अवसर। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, पिछड़ेपन की जो पहचान के लिए, भाई ईडब्ल्यूएस की पहचान कैसे हो, कैसे पता लगेगा कि ये ईडब्ल्यूएस है? तो उसकी पहचान के लिए एक तरीके से जाति को जो है वो मुख्य आधार बनाया गया, कि हम जाति के आधार पर पता लगा सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस की पहचान कैसे होगी। और यह सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक यही नहीं पता लगेगा कि है कौन ईडब्ल्यूएस, तो हम उसको 10% जो रिजर्वेशन की जो बात की गई है वो कैसे दे पाएंगे। ठीक है, इसके बात करूं तो न्यायालय ने यह भी माना कि जाति के अलावा जो है ना, वो पिछड़ेपन की पहचान हम उसके आवास को लेकर के, हम उसके आर्थिक आधार पर भी तो कर सकते हैं। बहुत बहुत तरीके से इनके आधार पर भी देखा जा सकता है। देखो, जाति आधारित आरक्षण जो है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें एक बात ये याद रखना, 50% से अधिक जो है वो नहीं होना चाहिए। पहली चीज ये याद रखना। क्रीमी लेयर जो है, क्रीमी लेयर यानी कि जो ओबीसी के जो संपन्न लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं, मतलब एक तो ओबीसी वर्ग हो गया, एक जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, उसको क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा गया। तो ओबीसी के जो साधन संपन्न वर्ग को जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि साधन संपन्न लोग कौन, जिसको क्रीमी लेयर कहा गया, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। ये ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया, लेकिन इसमें ईडब्ल्यूएस जो शामिल नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, 50% से अधिक नहीं होना चाहिए जाति आधारित आरक्षण। पदोन्नति, यानी कि जो प्रमोशन जो है, प्रमोशन, पदोन्नति, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। इसमें एक ये बात भी कही गई, लेकिन समय समय पर आरक्षण की जो न्यायिक समीक्षा जो है वो हो सकती है, इसमें ये बात की गई। ठीक है, करके जो है ना, सरकार ने कुछ पहल की। जैसे कि एक बात ये भी याद रखना आप, एक बात याद रखना, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 76th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, क्षेत्रवा संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1994 में। कब हुआ था? 1994 में हुआ।
तो ये जो क्षेत्रवार संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत क्या हुआ, जो तमिलनाडु जो है उसके संदर्भ में जो है 69% आरक्षण को जो है नवी अनुसूची में डाल देगा। अनुसूची क्या होती है आपको पता है, ठीक है। और जो है इसको जो है नवी अनुसूची में जो है 9th शेड्यूल जो उसमें डाल दिया गया 69% आरक्षण को। सरकार के द्वारा कुछ पहले है जो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखो, नवी अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है, क्या नवी अनुसूची, नवी अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जिसमें किसी कानून व्यवस्था को शामिल कर लिया गया है, किसी कानून व्यवस्था को शामिल कर लिया जाता है और उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। एक बात याद रखना, किसी भी कानून व्यवस्था को शामिल कर लिया गया है लेकिन उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, न्यायिक समीक्षा उसकी नहीं हो सकती, ये बात आप याद रखना। किंतु जो सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट साहब ने न्यायिक समीक्षा को जो है आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया गया है। और आपको पता है जो आधारभूत ढांचा होता है, आपको एक केस पता है 1973 का, 23 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस आपको सबको पता है, जिसके अंदर यह कहा गया था कि न्यायिक समीक्षा में हम किसी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट या अमेंडमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके अंदर ये बात कही गई। तो इसको जो, यदि इसको बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया है, तो इसको जो है इसमें निर्णय दिया गया है कि 24 अप्रैल 1973 को जो केशवानंद भारती केस हुआ, उसमें विषय वस्तु के आधार पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इसके अंदर एक केस भी है, कोहिलो केस है 2007 का, ठीक है। इसके बाद एक 77वां संविधान संशोधन होता है 1995 में, और इस 77वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो SC ST जो वर्ग है उनको पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए एक नया अनुच्छेद शामिल कर लिया गया, कि कहा गया कि SC ST जो वर्ग है इनको प्रमोशन में भी क्या मिले, रिजर्वेशन मिले, प्रमोशन में भी क्या मिले, रिजर्वेशन में मिले। इसीलिए इसमें एक आर्टिकल नया जोड़ दिया गया 16 क्लोज 4। 16 क्लोज 4 एक नया जो है आर्टिकल जो है, सॉरी 16 क्लोज 4A है, फोर्थ 16 क्लोज 4A को जो है शामिल कर लिया गया, जिसमें कहा गया कि SC ST जो वर्ग है उनको पदोन्नति यानी कि प्रमोशन में भी क्या मिलेगा, रिजर्वेशन जो मिलेगा। अब देखो दो के सामने पड़े, एक 76वां संविधान संशोधन पड़ा 1994 का, एक 77वां संविधान संशोधन पड़ा 1995 का, जिसमें एक 16 क्लोज 4A, आर्टिकल 16 क्लोज 4A नया आर्टिकल इसमें ऐड किया गया, जिसमें ये कहा गया कि SC ST जो वर्ग है उसको प्रमोशन में भी क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। एक अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 2002 में, 81वां संविधान संशोधन, इसके अंदर एक कहा गया कि जो बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड को नियम को लागू किया गया, इसमें बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड, बैकलॉग एंड कैरी फॉरवर्ड, इस नियम को जो इसमें लागू किया गया। क्या होता है बैकलॉग एंड कैरी फॉरवर्ड, देखो एग्जाम्पल से देखें, यदि मान लो कोई सरकारी नौकरी है, ठीक है, और उसके लिए मान लो 100 वैकेंसी निकलती है, कोई भी सरकारी एक नौकरी है उसके लिए मान लो 100 जो है वैकेंसी निकलती है, ठीक है, और इसमें जो है 50% जो सीटें हैं, 50% जो सीटें हैं वो इसमें आरक्षित होंगी, रिजर्व होंगे। अब यदि मान लो जो ये आरक्षित सीटें हैं इसमें से 30 सीटें भर जाती हैं, ठीक है, और बाकी की जो 20 सीटें जो है ना उसको बैकलॉग कहा जाएगा। 50% हमने रिजर्व की गई, इसमें से 30 सीटें जो है भरी और 20 सीटें खाली रह गई, इसको तो कहते हैं बैकलॉग, ठीक है। अब अगले वर्ष फिर से 100 वैकेंसी निकली, तो ये 100 वैकेंसी में 50% तो सीटें रिजर्व हैं, उसमें 20 सीटें जो है जो बच गई थी उसको और ऐड कर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड, यानी कि आगे अगली भर्ती में उसको ऐड कर देना, कैरी फॉरवर्ड कर देना, भेज देना, ठीक है। इसको बोलते हैं बैकलॉग एंड कैरी फॉरवर्ड। 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ये जो है नियम को लागू किया गया। अब देखो, अब ये जो संविधान संशोधन हुए इसके उपरांत न्यायपालिका के क्या विचार रहे होंगे, आपके मन में आ रहा होगा ये चीजें हो रही, इसमें न्यायपालिका के क्या विचार है, तो इसमें न्यायपालिका के विचार देखते हैं। न्यायपालिका के क्या विचार रहे, देखो
2006 में एक केस हुआ था, नागराजनवाद केस, ठीक है। उस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण में चीजें होंगी। देखो, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण के लिए कुछ बातें कही, जैसे कि जो SC ST जो वर्ग है, SC ST जो वर्ग है, उनको पदोन्नति में आरक्षण देना सही है। ये नागराजनवाद केस जो 2006 का, उसमें तहत में सुप्रीम कोर्ट के विचार बता रहा हूं। कहा गया SC ST वर्ग में जो पदोन्नति में जो आरक्षण देना वो वैध है, ठीक है। SC ST जो वर्ग है उसमें आज भी बहुत ज्यादा पिछड़ापन है और उनको उच्च स्तरों पर प्रतिनिधित्व का मिलना आवश्यक है। देखो, अब क्या होता है, संविधान ने जो वितरण मूलक न्याय की, जब मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरण मूलक न्याय के अनुसार जो आनुपातिक समता, मैंने बताया आपको आनुपातिक समता और पूर्ण समता क्या होती है। तो आनुपातिक समता जो है, तो आनुपातिक समता को लाने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए। जैसे पदोन्नति में जो आरक्षण का अर्थ यह नहीं है कि इसमें योग्यता या सेवा की कार्य कुशलता पर कोई फर्क पड़ेगा। इसमें योग्यता और कार्य कुशलता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यदि पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता है तो। मान लो, अर्थात योग्यता को भी ध्यान में रखकर चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि यदि प्रमोशन में जो हमें रिजर्वेशन देना है तो उसमें एलिजिबिलिटी कोई काम नहीं करेगी, एलिजिबिलिटी भी काम करेगी, उसको भी हमें साथ लेकर के चलना है। पदोन्नति के संदर्भ में SC ST वर्ग के लिए जो है वो क्रीमी लेयर का नियम लागू होगा। इसमें भी जो साधन संपन्न जो लोग हैं उनका नियम तो लागू होगा। तो क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है, क्रीमी लेयर का जो नियम है, वो ना केवल OBC वर्ग में लागू होगा बल्कि वो SC ST के वर्ग में भी लागू होने वाला है। अगली बात, कार्यपालिका के द्वारा कहां SC ST वर्ग का प्रतिनिधित्व उच्च स्तर पर नहीं हुआ है, ये सरकार के द्वारा। इसमें तथ्य और बहुत सारे आंकड़े जो है प्रस्तुत करने होंगे। अब देखो, अब आपके मन में आ रही होगी तो जो आरक्षण है इसकी नीति की आलोचना क्यों होती है, आलोचक इसकी नीति की आलोचना क्यों करते हैं। तो देखो, मैं आलोचना ही बताता हूं, आरक्षण का जो है आलोचना क्यों होती है। देखो, जो लोग इसकी आलोचना करते हैं आरक्षण की, तो उनका यह मानना है कि यह जो है आरक्षण जो भेदभावकारी है। क्या मानना है कि ये जो है वो भेदभावकारी है, इसलिए जो है आरक्षण नहीं होना चाहिए। आलोचकों का यह भी मानना है कि इससे योग्यता बाधित होती है, एलिजिबिलिटी जो उसको बहुत बड़ी मात्रा में बाधित होती है। तीसरी बात, उनका यह मानना है कि जो सामान्य जो वर्ग हैं वो लोग इससे दूसरे देशों में अप्रवासन कर रहे हैं और इससे बहुत बड़ी मात्रा में जो है आरक्षण की आलोचना होनी चाहिए। अगली बात, आज LPG के दौर में, जहां LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG के दौर में लोक क्षेत्रक जो है से निजी क्षेत्रक, लोक क्षेत्रक से गवर्नमेंट टू प्राइवेट, लोक क्षेत्रक से निजी क्षेत्रक में संगठनों का स्थानांतरण होता जा रहा है और सरकार का जो आकार है वो कम होता जा रहा है, नहीं छोटा होता जा रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में सरकारी नौकरियां ही कम होती जा रही है और ऐसे में आरक्षण का कितना लाभ उठाया जा सकता है, ये आलोचकों का मानना है। एक बात और याद रखना, या फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में, लोग ये मानते हैं कि इंडिया में जो है ना वो जॉब क्राइसिस है, ना कि एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। ये बात याद रखना, जॉब क्राइसिस है इंडिया में अंदर, बट एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस नहीं है। लोग मानते हैं कि जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट एक ही बात है, नौकरी और रोजगार एक ही तो बात है, पर एक बात नहीं, इसमें बहुत सारे डिफरेंस है। फिर किसी दिन इस चीज को देखेंगे। तो इस दौर में जहां लोक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की तरफ जो चीजें बढ़ रही हैं, संगठन स्थानांतरित हो रहे हैं, जहां सरकार का आकार कम होता जा रहा है, जहां जो सरकारी नौकरियां ही कम होती जा रही है, उसमें आरक्षण का कितना लाभ उठाया जा सकता है, ये बात जो आलोचकों की मानने की। देखो, यह भी कहा जाता है कि जब निजी क्षेत्र जो है उसमें यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको अधिक वेतन मिलता है, जबकि वो लोक क्षेत्र में काम करता है उससे अधिक वेतन, अधिक सेवा की शर्तें जो दी जाती हैं, अधिक सुविधाएं दी जाती हैं, जबकि वहां निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां आरक्षण लागू नहीं होता है। और सामान्य वर्ग जो है, जो
धीरे धीरे जो है एक प्रकार से निराशा का भाव भी इसके अंदर जो है अंतर्निहित या उत्पन्न होता जा रहा है। और इस निराशा के भाव में एक तरीके से जो स्वर्णों में भी जाति आधारित आरक्षण की जो है मांग की जा रही है, ये भी आलोचकों का जो है मानना है। जो आलोचक है उनका ऐसा मानना है कि हाल के दिनों में ही जो धर्म के आधार पर भी आरक्षण की मांग उठ रही है। कुछ जो है आधारित जो दल है इसको बढ़ावा दे रहे हैं, किंतु संविधान में जो है धर्म के आधारित आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो, इसका लेकर के कोई प्रावधान नहीं। हाँ, राज्य, महिला एवं बच्चे, SC ST और OBC या आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनको सकारात्मक भेदभाव कर सकता है, ऐसा आर्टिकल नंबर 15 कहता है। तो ये उनका जो है आलोचकों का मानना है। अब सबसे पहले हम ये देखें कि निष्कर्ष निकालें कि आलोचकों की बात ठीक है या नहीं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आरक्षण की जो नीति है इसका आखिरकार महत्व क्या है। कुछ महत्व है भी या कुछ आज ये जो है हम देख रहे हैं कि इसका कोई महत्व ही नहीं रह गया है, कोई महत्व है। तो उसके आधार पर जो हम इसका निष्कर्ष जो है कंक्लूजन निकालेंगे कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और कितना होना चाहिए। देखो, इसका महत्व की बात करते हैं। सबसे पहले जो आरक्षण की जो नीति है ना वो सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है। संविधान निर्माता जो थे उन्होंने बड़े स्तर पर विचार विमर्श किया और बड़े स्तर पर विचार विमर्श करने के उपरांत ही हमारी संवैधानिक व्यवस्था में इसको शामिल किया गया है। आरक्षण कोई अधिकार नहीं, हमें ये बात समझनी पड़ेगी, जबकि हम समझते नहीं है कि आरक्षण जो है वो कोई अधिकार नहीं है, बल्कि एक सशक्तिकरण का गठन है, एक इनेबलिंग फैक्टर है ये, जो एक नियत समय में प्रदान किया जाता है। ठीक है, यदि आरक्षण की नीति को राजनीतिक लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से यदि बनाया जाए तो भारतीय लोकतंत्र के पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक तरीके से जो है मेल का पत्थर साबित हो सकता है। अमेरिकी विद्वान हुए जॉन रोल्स, अमेरिकी विद्वान हुए जॉन रोल्स, जिन्होंने 1971 के अंदर एक बुक लिखी थी द थ्योरी ऑफ जस्टिस। द थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक उन्होंने लिखी और उसमें सबसे बेहतरीन तरीके से जो है जो ये इसको जो है न्याय की अवधारणा क्या होती है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से स्पष्ट करने का उन्होंने जो है काम किया है। देखो, उन्होंने कहा, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि न्याय की अवधारणा जो है ना वो यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था और नैतिक शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था और नैतिक शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जानबूझकर योग्यता के ऊपर न्याय के महत्व को प्राथमिकता देना चाहिए। योग्यता के ऊपर न्याय के महत्व को प्राथमिकता देना चाहिए। न्याय के ऊपर की बात की उन्होंने कहा कि योग्यता भी तब डिपेंड करेगी जब न्याय मिलेगा, खाली योग्यता से भी तो काम नहीं चलने वाला। द थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक बुक लिखी अमेरिकी विद्वान ने जॉन रोल्स, उनकी पुस्तक है। ठीक है, जो आरक्षण जो है ना वो दो प्रकार का हो सकता है। यदि इसके वर्गीकरण की बात की जाए तो दो आधारों पर हम इसकी वर्गीकरण कर सकते हैं। एक हो सकता है हॉरिजॉन्टल, एक हो सकता है वर्टिकल। यानी कि एक क्षैतिज हो सकता है और एक लंबवत हो सकता है या ऊर्ध्वाधर हो सकता है। ठीक है, यदि मैं हॉरिजॉन्टल की बात करता हूं तो हो जाएगा, यानी कि कौन आ जाएंगे इसमें, SC ST वर्ग आ जाएंगे, SC ST OBC जर्नल, SC ST OBC वर्ग जर्नल आ जाएंगे। यदि वही हम SC ST OBC EWS को कितना आरक्षण दिया गया था, 10%, आपने पता है, आपने पढ़ा है पीछे। OBC कितना दिया गया था, 27%, पता है आपको। ST के लिए कितना है, 7.5 और SC के लिए 15%। ठीक है, 15% SC के लिए है, 7.5% जो है ST के लिए है, 27% OBC के लिए है और EWS के लिए 10% है। ठीक है,
दो तरीके से हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल हो सकता है, एक वर्टिकल हो सकता है। ठीक है, जब हम वर्टिकल की बात करते हैं, लंबवत की बात करते हैं, तो क्या होता है लंबवत आरक्षण? इसमें आरक्षण की नई नई श्रेणियां बनाई जाती है वर्टिकल में, लंबवत में, या ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं इसको। नई नई श्रेणियां बनाई जाती है, और नई श्रेणी जो आरक्षण दिया जाता है, नई श्रेणी से जो आरक्षण इनमें दिया जाता है, उसको पूर्व की श्रेणियों में कोई कटौती नहीं होती। ऐसा कि नहीं है, इसे मैं कह रहा हूं कि इसमें नई नई आरक्षण, नई नई जो है आरक्षण की श्रेणी बनाई जाती है। मान लो पहले जो आरक्षण दिया जाता था, अब नई श्रेणी बनाई गई, नई श्रेणी के तहत जो आरक्षण दिया गया, तो ऐसा नहीं कि पहले वाली जो श्रेणी थी उसमें कटौती कर दी, उसमें कोई कटौती नहीं की जाती है, बल्कि नई श्रेणी से यदि ज्यादा हुआ तो वो ऐड किया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है? इसमें आरक्षण देने के लिए कोई नई श्रेणी नहीं बनाई जाती, जैसे कि वर्टिकल में बनाई थी, उसमें इसमें कोई नई नई श्रेणी नहीं बनाई जाती। तो इसमें क्या होता है, और यही कारण है कि इसे आरक्षण में आरक्षण कहते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए तो आरक्षण में आरक्षण कौन सा आरक्षण कहलाता है, तो वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहलाता है, क्षैतिज आरक्षण कहलाता है। इसको आरक्षण में आरक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई पंचायती राज या नगर पालिका में 1/3 मान लो महिलाओं को आरक्षण देकर के अलग श्रेणी जो नहीं दिया जा सकता, जब महिलाओं में SC ST OBC और सामान्य वर्ग सभी शामिल है, दिव्यांगों के लिए भी क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है, उनके लिए कोई अलग से नहीं, क्षैतिज आरक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये आरक्षण दो प्रकार का हो सकता है। तो इसकी पहचान कैसे होगी? ईडब्ल्यूएस की पहचान कैसे? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो पिछड़े वर्ग जो है, उनकी पहचान कैसे? देखो, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान कैसे? इसमें ये मान्य वर्ग का एक ऐसा व्यक्ति जिसमें उसके माता पिता और स्वयं की आमदनी को मिलाकर यदि 8 लाख या इससे अधिक आय न हो, यानी कि 8 लाख कौन सी टैक्स जो आय है उसकी बात कर रहा हूं, वो इससे अधिक ना हो। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जो है वो उसके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि ना हो। कृषि योग्य भूमि बात कर रहा हूं मैं, कृषि योग्य भूमि कितनी ज्यादा ना हो, 5 एकड़ से ज्यादा ना हो, कृषि योग्य भूमि। अगली बात, ऐसे व्यक्ति के पास 1000 स्क्वायर फीट यानी कि एक आवास न हो, मतलब आवास ना हो जहां वो रहता हो, इतना बड़ा ना हो। और अगली बात, ऐसा व्यक्ति के पास किसी नगर पालिका क्षेत्र में या नगर पालिका क्षेत्र में 100 स्क्वायर यार्ड या इससे अधिक आवासीय भूमि ना हो। अगली बात, ऐसे व्यक्ति के पास गैर नगर पालिका क्षेत्र यानी कि गांव के अंदर जो है क्षेत्र में 200 स्क्वायर यार्ड, तो 200 स्क्वायर यार्ड या इससे अधिक आवासीय भूमि ना हो, तो वो जो है ईडब्ल्यूएस में माना जाएगा। लेकिन जो है ईडब्ल्यूएस को लेकर भी जो है आलोचनाएं होती है। इसको लेकर की आलोचना क्यों होती है? इसको लेकर के आलोचना इसलिए होती है कि आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन की पहचान जो है ना वो करना आसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आर्थिक रूप से जो पिछड़ेपन है उनमें कोई विशेष सर्वे नहीं किया गया, जिसके आधार पर कोई विशिष्ट आंकड़ा नहीं है कि हमारे पास एक प्रॉपर आंकड़ा हो, ऐसा कुछ है नहीं। अगली बात, आज भी अधिकतम लोग जो है ITR, जिसको इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं, वो नहीं भरते हैं, जिसके कारण पता नहीं लग पाता है। यदि नौकरशाही में भ्रष्टाचार की वजह से इसमें चुनौतियां और भी अधिक बढ़ जाती है। क्षेत्रीय विषमता का भी इसमें ध्यान नहीं रखा जाता है, यह आलोचकों का मानना है। ठीक है, और यदि ऐसे आरक्षण दिया जाता है तो आरक्षण भी जो है, ऐसे आरक्षण दिया जाता रहा तो आरक्षण की मांग भी जो है बढ़ती रहेगी। तो ये बात भी ठीक कही है, लेकिन इसका महत्व भी अपने आप में। तो आप कहेंगे महत्व क्या है? फिर महत्व ये है कि लंबी अवधि से जो है ना, वो सामान्य वर्ग में भी पिछड़ों को जो है न्याय प्राप्ति की आशंका थी कि हमें भी कहीं ना कहीं मिले, और उनके लिए राहत प्रदान करने वाला जो है काम है। संविधान की उद्देशिका जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात करती है, और जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसके तहत आर्थिक न्याय का ये सटीक उदाहरण है। इससे सटीक उदाहरण मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है।
यदि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे ठीक माना है कि ठीक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यदि ई गवर्नेंस को जो है और मजबूत कर लिया जाए तो आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन की पहचान करना बहुत ही आसान हो सकता है। तो ये था आरक्षण के बारे में, और आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय अंकित शर्मा के नाम से और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसका जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी रिजर्वेशन से लेकर के। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे।